कम बैक टू इंडिया। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था और तब मैंने आपको कहा था कि कम बैक टू इंडिया नाम की एक सीरीज़ हम चलाएंगे जिसमें एनआरआईज़ को जो अब्रॉड में रहता है या फिर जो इंडिया से बाहर रहते हैं उन लोगों को इंडिया में प्रॉपर्टी लेने के लिए आसान हो सकता है और वो कैसे कैसे आसान होगा इसके लिए अलग से हम सीरीज़ बनाएंगे और उस सीरीज़ का नाम था कम बैक टू इंडिया। हालांकि कम बैक टू इंडिया इस सीरीज़ का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। आज मैं दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप अब्रॉड में रहते हो, यहाँ पे आपका रहना नहीं है, लेकिन नवी मुंबई, मुंबई या फिर भारत में आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉपर्टी लेना आसान होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है ना वो सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ और इस सीरीज़ का नाम है कम बैक टू इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, प्रॉपर्टी कवरेज पे आपका स्वागत। दोस्तों ऐसा है, लेकिन ये सीरीज़ मैं क्यों चला रहा हूँ वो आपको पहले क्लियर कर दूँ, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना कैसे आसान हो सकता है, क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो कर सकते हैं जिस वजह से आपको आगे जाके दिक्कतें नहीं आएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ये सीरीज़ चलाने के पीछे थॉट क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहले ऐसा था दोस्तों, अब्रॉड में जब यहाँ से लोग जाते थे 2 या 3 पर्पज़ से जाते थे। एक जॉब के लिए जाते थे, दूसरे बिजनेस के लिए जाते थे और तीसरा एजुकेशन के लिए जाते थे। पर इन तीनों भी केसेस में ये देखा गया कि लोग जब अब्रॉड जाते हैं वो ये तीनों पर्पज़ से रिलेटेड तो वहाँ पर ही सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में ऐसे लगने लगता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल यहाँ पे सेट हो चुका है ना, वैसा लाइफस्टाइल हमें फिर से भारत में मिल नहीं पाएगा। खैर, लेकिन ये बातें अब पुरानी हो चुकी है। भारत में आप कोई भी सिटीज़ में आते हो तो एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है ना यहाँ पे मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर से नवी मुंबई की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं खुद नवी मुंबई से और काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च जो है मेरा नवी मुंबई पे रहा है। अभी का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है नवी मुंबई महानगर पालिका का, वो पीछे दिख रहा है। रोड्स यहाँ पे ये जो पाम बीच रोड है, ये रोड हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से कुछ 1 या 2 किलोमीटर के ऊपर नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। नवी मुंबई से मुंबई को कनेक्ट करने वाला सीलिंग भी यहाँ से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही कनेक्ट हो रहा है मुंबई से इस तरफ की तरफ। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिस वजह से नवी मुंबई या फिर भारत की और भी सिटीज़ जो है ना एनआरआईज़ के लिए सूटेबल होती जा रही है। जिस तरीके की लाइफ उनको चाहिए, जिस तरीके के कंस्ट्रक्शन उनको चाहिए या फिर जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रिक्वायर्ड होती है, वैसे लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ पे आसानी से अब नवी मुंबई में या फिर अदर सिटीज़ में जो है अवेलेबल होने लग गया है। इस वजह से काफ़ी टाइम से मैंने भी नोटिस किया है कि अब्रॉड से काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है नवी मुंबई या फिर अदर सिटीज़ में प्रॉपर्टी लेने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इस इंटरेस्ट को थोड़ा और कॉन्क्रीट तरीके से ड्राइव किया जाए। अब ड्राइव कैसे करेंगे, तो लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि प्रॉपर्टी लेने के लिए क्या प्रोटोकॉल चाहिए। तो यहाँ पे इंक्वायरीज भी करते हैं, तो प्रॉपर इंक्वायरी आने के बाद भी लोगों को डाउट्स होते हैं कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे जो प्रोटोकॉल मैं फॉलो कर रहा हूँ वो करेक्ट है या नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा एक कॉन्क्रीट वीडियो बना दें जिसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट बचते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली अगली बार मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, अब ऐसा है, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो स्किप नहीं करना, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। अगर आप स्किप करके देखोगे इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी नहीं, फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होंगे। और ये वीडियो एनआरआई के लिए मैं सोच के बना रहा हूँ, लेकिन इंडिया में भी लोगों को काम ही आने वाला है प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। तो पहले ऐसा था कि जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो अनऑर्गेनाइज था आज से 5, 8, 10, 12, 15 साल पहले। और ऐसा नहीं था कि ये गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा था, बिकॉज कई सारे तब ऐसे फ्रॉड होते थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी और फिर रेगुलर आप जो कोर्ट में केस करते हो कई साल चलते थे। पर गवर्नमेंट ने जब ये रिकॉग्नाइज़ किया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारी दिक्कतें एंड यूज़र्स को आ रही है, इन्वेस्टर्स को आ रही है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको रेगुलेट किया जाए और फिर तब निर्माण हुआ रेरा का। अब रेरा क्या है, तो रेरा गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो रियल एस्टेट ये जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करता है। तो किस तरीके से रेगुलेट करता है, तो कोई भी बिल्डर या डेवलपर या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो आप कैसे फैच करोगे कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, सही है, डॉक्यूमेंट्स बिल्डर के सही है, बिल्डर के ऊपर कोई केस नहीं है, बिल्डर का प्रोफाइल अच्छा है, या फिर कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई केस चल रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए रेरा आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करता है, तो जो भी प्रोजेक्ट
में आपका इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। अब रेरा रजिस्टर्ड होने का दो ही क्राइटेरिया है, एक तो जिस लैंड पे वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 500 मीटर्स के ऊपर हो, दूसरा वो 8 फ्लैट से ज़्यादा हो। मतलब जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, जो भी बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर अगर 8 के ऊपर अगर यूनिट्स है तो वो रेरा नंबर निकालना उनके लिए कंपलसरी है। 500 मीटर के ऊपर है तो भी उनके लिए वो कंपलसरी है। दोनों भी क्राइटेरिया में ये सेम एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपको 200, 150, 300 मीटर के भी प्लॉट है, यूनिट भले कम है, फिर भी आपको रेरा नंबर निकालना है बिल्डर्स और डेवलपर्स को, तभी भी वो निकाल सकते हैं। लेकिन 500 मीटर के अंदर का लैंड है या फिर 8 यूनिट से कम यूनिट है तो फिर उसमें कंपलसरी नहीं होता है। पर मेरा ये आपको सजेशन होगा कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो कंपलसरी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रेरा रजिस्टर्ड डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी कमिटमेंट बिल्डर की तरफ से देखते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स देखते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेरा के वेबसाइट पे देखने मिल जाते हैं। तो रेरा का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उस पर जाकर आप रेरा नंबर अगर डालते हो तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो भी परमिशंस आई है या फिर बिल्डर ने जितना भी पेपर वर्क किया है वो सब कुछ आपको जो है उस रेरा वेबसाइट पे देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था रेरा वेबसाइट शुरू करना। और अगर प्रोजेक्ट आपका रेरा अप्रूव्ड है और आपने बुक करने के बाद बिल्डर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो रेरा के थ्रू ही आप रेरा में कंप्लेंट कर सकते हो। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बायर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी बाइंग का एक्सपीरियंस ईजी होना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने रेरा शुरू किया और मुझे लगता है कि सभी ने इसका फ़ायदा ज़रूर लेना। तो चलिए दोस्तों, रेरा एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब रेरा को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर भारत में, इंडिया में या फिर नवी मुंबई किसी भी सिटीज़ में आप प्लान कर रहे हो, सबसे पहले आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आपको ये चेक करना है कि वो प्रोजेक्ट आपका रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रेरा रजिस्टर्ड है और आपको रेरा नंबर मिल जाता है तो दुनिया के किसी भी कोने से आप रेरा वेबसाइट पे जाके उस प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो वेरीफाई कर सकते हैं, किसी सॉलिसिटर को देके कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट सही है या नहीं। लेकिन थोड़ा और एडवांस तरीके से मैं आपको बताऊं इसको, और आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। जब पैसा ट्रांसफ़र करना होता है ना, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमें पैसा जो है ना एग्जैक्टली उसी अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना है ना जो उस प्रोजेक्ट का है। अब ये कैसे वेरीफाई होगा? तो मान लीजिए XYZ नाम की कोई कंपनी है और उसी कंपनी का वो प्रोजेक्ट है, तो अक्सर गवर्नमेंट CC इशू करते कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले, और CC आता है उसके बाद ही रेरा रजिस्ट्रेशन होता है। तो CC क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म आता है कमिटमेंट सर्टिफिकेट। कमिटमेंट सर्टिफिकेट क्या इंडिकेट करता है? कमिटमेंट सर्टिफिकेट इंडिकेट करता है कि जो लैंड है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो प्लान सबमिट किया था वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने परमिट किया है, परमिशन दिया है कि यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वो CC आने के बाद रेरा निकलता है। तो रेरा के ऊपर जाके आप फैच कर सकते हैं कि CC किसके नाम का है, और उसी में एक अकाउंट्स का आपको कॉलम मिलेगा जिसमें उस प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग की डिटेल्स होगी। तो आपको कभी भी मेक श्योर करना है कि आप किसी से भी डील कीजिए, लेकिन आपके जो भी फंड ट्रांसफ़र होंगे वो उसी अकाउंट में होंगे जो रेरा पर रजिस्टर्ड है। उस कंपनी का जो भी अकाउंट होता है उसमें रेरा में लिंक होता है, उसमें दिखाया जाता है कि ये कंपनी का ये अकाउंट नंबर है। तो उसी अकाउंट पे अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो और आगे जाके अगर आपके साथ कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपके लिए रेरा बहुत ही सपोर्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले यही ड्यूटी है कि रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि डिटेल में और भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ना, तो आप और एक चीज़ इसमें चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी किसके नाम पे है, वो प्रोजेक्ट कौन लीड कर रहा है, उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यानी कि कोई कंपनी है, कंपनी में 4 पार्टनर है, तो उसमें से चारों पार्टनर के फ़ोटोज़ आपको देखने मिल जाएंगे, उनका ऑफिस एड्रेस देखने मिल जाएगा, बैंकिंग की डिटेल्स आ जाएगी, और उसमें से साइनिंग अथॉरिटी कौन है वो भी आपको उसी में से पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट आप करते हो तो आपके साथ अच्छी पॉजिटिवली हेल्प करने वाली है। सिर्फ आपको आपकी ड्यूटी निभानी है और वो है रेरा नंबर कंफर्म करना। इसके अलावा भी अगर आप किसी सॉलिसिटर को अपॉइंट करते हैं और उनको आप रेरा नंबर देते हैं तो वो खुद भी रेरा पर जाके डॉक्यूमेंट सारे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हो गए यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ के जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेरा रजिस्टर होनी चाहिए, यहाँ की इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन जो NRIs है उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर बाई करनी है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा या फिर उन्हें क्या कैसी तैयारी करनी होगी पहले वो मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप अब्रॉड में रहते हो और अनटिल अनलेस वो जिस भी सिटी में या फिर जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो आप अगर NRI है लेकिन आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ का कोई रेसिडेंशियल एड्रेस है, तो आपको यहाँ पर भी लोन मिल सकता है। होम लोन वहाँ पर बैठ के ही आपको मिलेगा, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपको बैंक चूज़ करना है, ऑनलाइन जाइए, बैंकिंग की डिटेल्स निकालिए और वहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिए, वहाँ से असिस्टेंसी लीजिए और सबसे पहले आपका एक लोन सेंक्शन लेटर निकलवाइए कि आपको कितना लोन मिल सकता है ये पता चले, बिकॉज़ उसके ऊपर हमें पता चलेगा कि आगे कितना एक्सपेंसिव या क्या प्राइस का प्रॉपर्टी हमें बाय करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कोई भी बिल्डर है या फिर आपको कोई यहाँ पे चैनल पार्टनर मिल रहा है या फिर कोई कंसल्टेंट मिल रहा है, तो मेक श्योर कीजिए वो कंसल्टेंट जो है ना रेप्यूटेड हो या फिर वो बिल्डर रेप्यूटेड हो, और अगर है तो उनके कुछ क्लाइंट्स के रेफरेंस मांगिए। अगर उनके साथ आप डील करना चाहते हो, उन क्लाइंट के साथ जो है आप बातचीत कर सकते हो, उनकी डिटेल्स फैच कर सकते हो, उनकी कंपनी कितनी पुरानी है और उनका प्रॉपर्टी में कितना एक्सपीरियंस रहा है। पिछले कुछ टाइम से देखा गया है कि दूध वाला, अंडे वाला, ब्रेड वाला, इस्त्री वाला, सब लोग जो है ना अपने आप को ब्रोकर समझते हैं और इस फील्ड में आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ब्रोकर हो, कंसल्टेंट हो या फिर चैनल पार्टनर हो, उसको प्रॉपर इस जो भी लोकेशन में वो डील कर रहे हैं ना उस लोकेशन का नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो आपको करेक्टली गाइड कर सके। तो मेक श्योर कीजिए जिस भी बंदे के साथ आप डील कर रहे हो वो प्रोफेशनल होना चाहिए। चलिए, अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले मैंने आपको रेरा के बारे में बताया। प्रोजेक्ट जो भी आप बाय कर रहे हो रेरा रजिस्टर्ड होगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, सेफ और ईजियर होने वाला है। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी लेने के टाइम पर या फिर पहले आप रेरा नंबर के थ्रू कैसे डॉक्यूमेंट्स फैच कर सकते हो, कैसे आप बाकी की डिटेल चेक कर सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया है, कहीं पर भी हो, कोई भी देश में हो, कंट्री में हो, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो वहाँ से ही जो है ना आपका लोन अप्रूव हो सकता है आपके विदाउट यहाँ पर विजिट किए। तो कैसे करना है, ऑनलाइन जाइए, फॉर्म भर लीजिए। अगर यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है आपका, अगर कांटेक्ट है तो आपके बैंकर को कॉल कीजिए, वो उसको पूछ लीजिए, वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा। आपका वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ जो है ना वहाँ से ही आराम से हो सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अब्रॉड में हो और प्रॉपर्टी यहाँ लेनी लेकिन आप आ नहीं सकते तो आप क्या कर सकते। तो सबसे पहले इसको कहा जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना बहुत पुराना मेथड रहा है। पहले पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, तो अगर मुझे प्रॉपर्टी कहीं पे परचेस करनी है लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, तो मैं सॉलिसिटर के पास या एडवोकेट के पास जाकर एक पावर बनाता हूँ और किसी और व्यक्ति को, जो किसी और पर्सन को अपॉइंट करता हूँ कि मेरे बिहाफ में जाकर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप अब्रॉड में हो, आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो भी आपका रिलेटिव है वो यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पे पहले पावर बनानी पड़ेगी। वो पावर आपको यहाँ से कुरियर के थ्रू वहाँ आएगी, फिर आपको एम्बेसी में जाके आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा के उसके ऊपर स्टैम्प करवाना पड़ेगा। फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर इंडिया में आएगी, फिर उसको लेकर एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी उसे लेके, और उसके ऊपर फिर से नोटरी होगी और बिफोर मी का स्टैम्प होगा, और फिर उसके ज़रिए जो है ना वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते। लेकिन अब पावर ऑफ अटॉर्नी का मेथड थोड़ा सा टिपिकल और पुराना हो चुका है, उसको क्रॉस करके एपोस्टॉल सामने आया। तो एपोस्टॉल एग्जैक्टली क्या है, तो एपोस्टॉल भारत का जिन जिन कंट्रीज़ के साथ टाइप है या फिर जो कंट्रीज़ ब्लैक लिस्टेड में नहीं आती है वहाँ पर जो है ना ये एपोस्टॉल आप करवा सकते हैं। एपोस्टॉल क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे हम सॉलिसिटर या एडवोकेट के पास जाते हैं तो किसी किसी के पास है ना वो नोटरी का पावर होता है, किसी किसी के पास स्टैम्प पेपर देने का पावर होता है, किसी किसी के पास बिफोर मी या फिर ट्रू कॉपी करने का साइनिंग अथॉरिटी होता है। वैसे अब्रॉड में भी कुछ सॉलिसिटर या एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास ये पावर होता है। उनके पास जाके आप सीधा सीधा एक एपोस्टॉल का प्रोसीजर बना सकते हैं, एक ड्राफ्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स लगा के वो स्टैम्प करके सिग्नेचर करके आपको देते हैं कि आपको किसके नाम पे पावर ट्रांसफ़र करनी है। उसके भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, और वो स्टैम्प होने के बाद वो आपको सीधा कुरियर करना है। यहाँ पर आने के बाद वो बंदा जाएगा, वो कंफर्म करेगा कि उसको कितने के स्टैम्प पेपर लगाने ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ के स्टैम्प पेपर भी लगाने पड़ेंगे। तो वो स्टैम्प पेपर लगा के उसको जो है ना फिर से नोटराइज़ करना पड़ेगा और बिफोर मी का साइन करना पड़ेगा। नोटरी एक कॉमन प्रोसीजर है, जहाँ से आप नोटरी करते हैं वहीं पर भी एक बंदे के पास अथॉरिटी होता है, वो स्टैम्प करता है उसके ऊपर कि बिफोर मी, मतलब मेरे सामने ये साइन किया है, जिसके पास ये वो पावर जा रही है वो वहाँ पर साइन कर देता है। और ऐसे फिर आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट्स रेडी होता है, और वो डॉक्यूमेंट्स का आप कॉपी अगर आप एग्रीमेंट के साथ लगाते हो तो जिसके नाम पे भी पावर गई है वो वहाँ पर आपके नाम से ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपके ही नाम पे होगी। फिर से बेचना है तो उसका पूरा पावर आपके पास होगा। जिस बंदे ने वो रजिस्टर्ड किया है उसके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन का अथॉरिटी होता है, अदरवाइज उसका कोई भी क्लेम आपके प्रॉपर्टी पे नहीं हो सकता। वो प्रॉपर्टी प्योरली आपके बिलोंगनेस में ही आती। तो चलिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको बता दी। सबसे पहले रेरा के बारे में बताया, अकाउंटिंग के बारे में बताया। आप अगर किसी के थ्रू डील कर रहे हो तो मेक श्योर करना है वो बंदा प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको रियल एस्टेट का जो है ना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। किसी के पास अगर आप सॉलिसिटर, एडवोकेट या फिर किसी के पास लीगल एडवाइस के लिए जाते हैं तो मेक श्योर करना कि वो बंदे का प्रैक्टिस उसी लोकेशन में हो। जैसे नवी मुंबई में सिडको आता है तो सिडको का उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, बिकॉज सिडको का ड्राफ्टिंग और सिडको का पेपर थोड़ा सा अलग होता है। मुंबई आप जाते हो तो मुंबई का थोड़ा सा अलग होता है। तो कोशिश करना जिस भी लोकेशन में, जिस भी सिटी में आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आप लीगल एडवाइस के लिए पर्सन चूज़ करोगे उसका उस लोकेशन पे प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके अलावा मैंने क्या बताया, तो आप कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं, कैसे आप बाकी के एफोस्टल कर सकते हैं, ये सारी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। अब अगर आपके कुछ क्वेश्चन इसमें से बचते हैं या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करिएगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्लो फास्ट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास शेयर करने की कोशिश करूंगा। लोगों का प्रॉपर्टी बाइंग में एक्सपीरियंस आसान होना चाहिए और मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों ने इंडिया में, भारत में फिर से पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मेरा इतना ही मोटिव है। आप कहीं से भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मेरा पर्सनल इसमें कोई भी मोटिव नहीं है या फिर मेरा कोई भी कमर्शियल थॉट नहीं है। डिटेल्स सारी आपको दे दी। कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ मैंने काफ़ी सारी शेयर कर दी, लेकिन वीडियो शूट करते करते कुछ नन्हे मुन्ने जो है ना दर्शक मिले हमें। तो क्या बोलोगे आप कैमरे पे? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।